अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी आय हेतु मधुमक्खियों एवं मधुबॉक्सों की देखरेख, फलन अवस्था पर सेब में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण, प्रदेश के जो किसान सेम की खेती कर रहे हैं उनकी फसल पुष्पन और फलियां बनने की अवस्था पर होंगी। लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो सेम की फसल को हानि पहुंचाने वाले इन कीट और रोगों का नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से। रबी के मौसम में सेम की सब्जी भी किसान भाई बहुत तादाद में लगाते हैं। किसान भाइयों, सेम की फसल में 2-3 प्रकार के कीट आते हैं। जैसे माहू आप जानते ही हैं, जिसको चंपा के नाम से भी जाना जाता है। माहू यह सेम की फसल पर जब ठंड होती है, जब शीतलहर चलती है, तब इसका प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। किसान भाइयों, आप इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट या मेलाथियान या ऑक्सीडेमोटान मिथाइल, इन तीनों में से कोई भी एक दवा ले लें। 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव कर देंगे तो सेम की अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। इसके अलावा एक कीट और आता है, फली छेदक कीट। फली छेदक कीट, यह कीट पत्तियों के अलावा फलियों में अंदर घुसकर उनके बीजों को और फली को खाना शुरू करता है, जिससे हमें उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है और इसकी जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। अगर इस प्रकार का कीट सेम की फसल में दिखाई दे, आप कार्बोरिल जो एक दवा आती है, 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, सेम की फसल में एक जीवाणु जनित झुलसन रोग भी लगता है। यह रोग भी सेम की फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है। इसमें पत्तियों पर जल शक्ति युक्त छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, गहरे भूरे रंग के धब्बे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसमें कोई भी कापर युक्त फंजीसाइड जैसे बिलीटॉक्स 50 नाम का एक फंजीसाइड या कवकनाशी बाजार में उपलब्ध है, या बोर्डो मिश्रण जो आप घर पर भी आसानी से आप बना सकते हैं। बोर्डो मिश्रण 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव 10-10 दिन के अंतर से करें, या बिलीटॉक्स 50 जो दवा है वह भी 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतर से छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा। एक रोग और आता है जिसे एंथ्रेक्नोज नामक रोग से भी जाना जाता है। यह रोग पत्तियों पर बाहरी हिस्से से शुरू होता है और यह पत्तियां धीरे से सिकुड़ती हुए गहरे पीले भूरे रंग की होना शुरू हो जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए कोई भी कापर युक्त फंजीसाइड या बोर्डो मिश्रण
1% बोर्डो मिश्रण 10-10 दिन के अंतर से 2-3 बार छिड़काव करेंगे। रोग जो है रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, गुणवत्ता भी इसमें आपको अच्छी मिलेगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अभी बोरो धान का बिचड़ा तैयार करने का उत्तम वक्त चल रहा है। तो अगर आप भी बोरो धान की खेती करना चाहते हैं तो इसका बिचड़ा तैयार करते समय कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें, इसकी जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिला कटिहार के प्रगतिशील कृषक राजेंद्र सिंह से। ये गर्मा और खरीफ के बीच में जो है, एक गर्मा के मौसम में लोग लेते हैं धान का उत्पादन, और जिसको कहते हैं कि बोरो धान। और इस धान में है क्या कि अधिक उत्पादन होता है खरीफ के बनिस्बत। इसमें जो है कि प्रजाति है कि ज़्यादातर हम लोग जो है अर्ली वैरायटी करते हैं, कम दिन का प्रजाति जो होता है उसका करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो अर्ली वैरायटी में जैसे है, आपको कहते हैं कि जो प्रभात है, चाइना पूसा है, ये सब जो है कि प्रजाति को हम करते हैं, उपयोग में लाते हैं। और जहाँ तक अभी है कि जो MTU 75 जो है उसका भी यूज हम करते हैं। MTU 1001 है, इसका भी हम उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, उसके बाद जो है BR 36 जो है इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से जो है कि कुछ धान का ऐसी और सभी प्रजाति है जिसका हम लोग जो इस टाइम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। तो ये हो गया OP वैरायटी। लेकिन हम लोग जो है कि हाइब्रिड धान का भी इसमें उपयोग करते हैं, और ये हाइब्रिड जो है OP वैरायटी से जो है अधिक उत्पादन देता है, इसलिए हम इसका भी उपयोग करते हैं। लेकिन हाइब्रिड का बीज गिराने वाले से थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि इसके बीज को लेट थोड़ा गिराते हैं और एक एक बीज की रोपाई करते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कल्ला निकलता है और उत्पादन अधिक होता है। और इसमें होता क्या है कि इसका बीज गिराने के लिए हम लोग करते हैं क्या कि पहले फुलाते हैं, फुलाने के बाद उसको उपचारित करते हैं। उपचारित करने के बाद जो है कि जो उस बीज को जो है जर्मिनेशन के लिए, पहले जर्मिनेशन के लिए छोड़ देते हैं, इसे उसमें मिलाया भी जा सकता है। और जर्मिनेशन के बाद इसको जो है हम लोग करते हैं क्या कि नदी के किनारे हो अथवा कहीं पर हो जहाँ पर पानी लगा हुआ रहता है, उसमें जो है उस बीज को जो है पानी देते हैं। खाद वगैरह जो भी देने के लिए है, वर्मी कंपोस्ट है अथवा रासायनिक खाद है, ये दे करके कादों को अच्छी तरीक़ा से बना लेते हैं। नर्सरी की तैयारी मृदा, सिंचाई, जल की उपलब्धता, अन्य समसामयिक कार्यों पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार धान की नर्सरी मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित हैं। वेट नर्सरी, जिसे गीली विधि नर्सरी भी कहते हैं। इस प्रकार नर्सरी तैयार करने के लिए खेत को सूखी अवस्था में 2 से 3 बार जुताई कर देना चाहिए तथा जुताई के समय 4 टन गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। जुताई कर गोबर की खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला दें और मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। उसके बाद तैयार नर्सरी क्षेत्र में 2-3 इंच तक पानी भरकर खेत में पडलर चलाकर एकदम मुलायम बना लेते हैं। खेतों में पडलर को 3 बार 5 दिन के अंतराल पर चलाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रहे कि नर्सरी की अंतिम लेवलिंग के पहले नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके लेवलिंग का कार्य संपन्न करें। इसके बाद नर्सरी बेड तैयार करना चाहिए, जिसका आकार 1 से 1.5 मीटर चौड़ा, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तथा लंबाई अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। यदि आप प्रति एकड़ खेत की रोपाई करना चाहते हैं तो आपको 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी बेड तैयार करें। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नर्सरी न ज्यादा घनी हो न ही ज्यादा बिरली। साथ ही यदि नर्सरी ज्यादा घनी है तो जिंक की कमी के कारण
खैरा रोग का प्रकोप देखा जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि ज्यादा पानी के जमाव के कारण पौधे की जड़ें सड़ने की संभावना रहती है। बीज चयन एवं बीज की मात्रा। यदि आप धान की 1 एकड़ की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए महीन धान की 12 किलोग्राम, मध्यम धान हेतु 14 किलोग्राम और मोटे धान हेतु 16 किलोग्राम तथा संकर धान की 2 से 3 किलोग्राम की प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और अगर जिन किसान भाइयों के पास उसर खेत है, उनके नर्सरी हेतु बीज की मात्रा 1.25 गुनी करनी चाहिए। बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज की खरीदारी किसी प्रमाणित संस्था से ही करें या फिर यदि आप घर का बीज बो रहे हैं तो बीज को अवश्य ही उपचारित कर लें। इसके लिए कार्बेंडाइजम या थीरम से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें। बीज उपचारित करने से बीज जनित रोगों से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर हम धान के बीजों को 10% नमक के घोल में उपचारित करेंगे तो हल्के व अस्वस्थ बीज ऊपर आ जाएंगे, जिसको छानकर आप अलग कर लें। यह ध्यान रखें कि जो बीज बो रहे हैं उनकी न्यूनतम अंकुरण क्षमता 80% रहनी चाहिए। धान के बीज को रात भर भिगोकर 24 से 36 घंटे जूट के बोरे में ढककर छाया में रख दें ताकि बीज अंकुरित हो जाएं। इसके बाद किसान भाइयों, अंकुरित बीजों को एक समान रूप से बेड पर छिड़क दें। बनाने के बाद फिर उसमें क्या करते हैं कि जो अच्छी तरीका से उसको बराबर करके और धान का जो जर्मिनेट बीज जो है, जर्मिनेशन जिसमें हो गया है, अंकुरित हो गया है, उसको क्या करते हैं कि उसमें बारीकी से जो है कि फैलाते हैं, गिराते हैं। गिराने के बाद उससे जो है कि पौधा निकलता है। और इसमें यह है कि जो धान हम लोग अन्य सीजन में जो है कि अगर 1 महीना छोड़ देते हैं पौधशाला में तो क्या होता है कि जो वह फूटने लगता है, लेकिन ये है कि 1 महीना 1.5 महीना तक रह जाता है पौधा में, क्योंकि ठंडक के कारण इसमें ग्रोथिंग कम होता है। ठंड में रख रखाव के लिए हम लोग करते हैं कि पौधशाला जब तैयार करते हैं तो पौधशाला तैयार करने के बाद जर्मिनेशन होता है तो ठंडक से बचाने के लिए हम लोग जो है प्लास्टिक का शेड देते हैं। उसको करते हैं क्या कि प्लास्टिक का शेड दे दिए, रात में शाम के टाइम में दिए, सुबह हटा देते हैं, फिर धूप लगने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से उसका रख रखाव करते हैं। और दूसरी बात है कि अगर उसके बावजूद भी अगर हम उसमें जो है ठंडक पड़ रहा है, शीतलहर से ही हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम बेविस्टिन वगैरह है या फिर जो है कि आपको डाइथम 45 है, इससे जो है कि उसको क्या करते हैं कि उस पर स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है कि ठंडक उसका जो है कि दूर होता है और पौधा हमारा जो है अच्छा रहता है। एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्लास्टिक का अभाव है या उस तरह से भी है, पौधा को सुरक्षित रखना है, तो एक और मेरे साथ वैसा जो हम लोग करते हैं, वो करते क्या है कि घर में जो राख होता है उस राख को जो है कि उस पर फैला देते हैं, शाम के टाइम में छींटते हैं। या फिर जो है कि सवेरे कहते हैं किसानों को कि आप सवेरे खेत में जाकर के लंबा सा डंडा लेकर के जो है उसके शीत को गिरा दीजिए, उस पर जो पड़ता है ठंडक के कारण पड़ता है, उस शीत को हटा देते हैं। इससे होता है कि ठंडकपन जो है कि जो पौधा हमारा जो है सुरक्षित रहता है ठंडा से। उसके अलावा और भी है कि अगर हमारे खेत में उस तरह का होता है तो बगल में हम लोग कहते हैं कि नदी के पानी उसमें नहीं देने के लिए बोरिंग का पानी देने के लिए कहते हैं। बोरिंग का पानी देने से क्या होता है कि गर्मी से जो है कि पौधा में जो है वह ठंडापन से लड़ने का शक्ति आ जाता है और इससे जो है कि वह बचाव होता है उसका। और उसके बाद जो है कि जब ये बीज तैयार हो जाता है तो जनवरी में जैसे ही जो है 15 जनवरी के बाद इसकी रोपाई जो है शुरू करते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी आय हेतु मधुमक्खियों एवं मधुबॉक्सों की देखरेख। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
मधुमक्खी पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है, अतः जो किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं वो बदलते मौसम के अनुसार इसकी देखरेख कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं जिला कटिहार के एक प्रगतिशील मधुपालक संजीव कुमार। अभी जो समय है वो भोजन के अभाव का समय है। ऐसे समय में मधुमक्खी पालकों के लिए बहुत ही परेशानी होती है कि अगर वो मधुमक्खी का रखरखाव और प्रबंधन ठीक से नहीं करेंगे, मधुमक्खियों को समय पर कृत्रिम भोजन नहीं देंगे, तो ऐसे समय में मधुमक्खी के जो वंश हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और जो सामने अभी मुख्य सीजन शुरू होने वाला है, खास करके सरसों की खेती अभी शुरू होगी हमारे इस क्षेत्र में, और बहुत जल्दी सरसों के खेत में हम अपने मधुमक्खियों का माइग्रेशन करेंगे, तो वैसे समय में हम उससे तब समुचित लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए ये जो समय है जो अभी चल रहा है, ऐसे समय में मधुमक्खियों का प्रबंधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों को कि उनका जो भी मौन वंश कमज़ोर हो रहा है, तो पहले वो इस बात का पता लगाएं कि वो क्यों कमज़ोर हो रहा है। वो भोजन के अभाव में कमज़ोर हो रहा है या किसी खास तरह की बीमारी हो गई है। अगर बीमारी हो गई है तो बीमारी की पहचान करके उसका निराकरण करना ज़रूरी है। अगर भोजन का अभाव है उनके छत्तों में, तो उनको कृत्रिम भोजन दे करके मधुमक्खी के वंशों को एक अतिरिक्त उत्साह देना होगा, ताकि उस अतिरिक्त भोजन को प्राप्त करने के साथ ही मधुमक्खियां उत्साहपूर्वक काम कर सकें और अपने वंश को बढ़ाएं, और इससे आने वाले समय में उनको लाभ हो। कृत्रिम भोजन के लिए जो हम सब दिन से बताते आए हैं कि 2 और 1 का अनुपात रखते हैं। मतलब यह है कि अगर 1 किलो चीनी लेते हैं तो हम लोग उसमें 1 किलो पानी मिलाते हैं, और बिकोसूल या कोवाडेक्स फोर्ट जैसा जो भी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल है उसका जो मिश्रण है उसको उसमें मिला देते हैं। इसके अलावे कभी कभी अगर लगता है कि मधुमक्खियों में किसी और तरह का संक्रमण है या कुछ और है, तो हम लोग टेरामाइसिन SF इस तरह की जो दवाएं हैं घोल में मिला करके मधुमक्खियों को उसके कृत्रिम भोजन में दे देते हैं, और उससे गड़बड़ी है वो ठीक हो जाती है। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो हम कृत्रिम भोजन दे रहे हैं उसकी मात्रा पर्याप्त हो। एक बक्से में तकरीबन 1 किलो घोल और 7 दिन के अंतराल पर अवश्य देते रहें, और इसका निर्धारण आप बक्से में मधुमक्खी की जो संख्या है उसके आधार पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि मधुमक्खी के बक्सों की सफाई ठीक से हो, ताकि उसके अंदर माइट वगैरह का प्रकोप नहीं हो। अगर मधुमक्खी पालक देखते हैं कि कोई ऐसा मधुमक्खी का बक्सा है जिसमें कि रानी नहीं है और मक्खियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे बक्सों को किसी दूसरे कमज़ोर बक्से के साथ मिला करके एक मजबूत बक्सा बना लें और उससे अपने उस वंश को मजबूत करें। अब जो समय है 1 महीने के बाद हमको मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरे जगह, जहाँ पर ऐसे खेतों के पास जहाँ की सरसों की पर्याप्त खेती होती है, वैसे जगहों में हम अपने बक्सों का स्थानांतरण करेंगे। ऐसे में जो सबसे ज़रूरी बात है कि किसानों को जो मधुमक्खी पालते हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण शुरू कर दें जहाँ पर कि इसकी खेती होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। वो ऐसे जगहों पर जा कर के ऐसे स्थानों का चयन करें जो कुछ ऊंचाई पर हो, जो किसी खेत माने बहुत बड़े खेत के आसपास या मध्य में कहीं हो। ऐसे किसानों से मिलना चाहिए जिनके पास की ऐसे जगह हैं, उनसे बात करना चाहिए और उनको इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वो उनके मौन वंश को वहाँ पर स्थापित करने के लिए आने वाले समय में उनको जगह देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मधुमक्खी पालक भाई समय रहते इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब एकाएक वो अपने बक्सों को लेकर के उन क्षेत्रों में जाते हैं तो एक तो वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनके विरोध का भी उनको सामना करना पड़ता है कि इस तरह की भ्रांतियां हैं कि मधुमक्खियां अगर आएंगी तो वो सारा फसल चढ़ जाएंगी और उससे जो है किसानों को इससे घाटा होगा। लेकिन हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो वहाँ जा कर के वहाँ के जो प्रबुद्ध किसान हैं उनसे मिलें, उनको ये समझाएं कि अगर हम यहाँ आएंगे तो आपके फसल में 10-20% से लेकर के 100% तक की वृद्धि होती है। इसको एक तरह से उनको समझाना होगा, उनको विश्वास में लेना होगा, और ऐसे जगहों पर जब किसान तैयार हो जाएं तो वहाँ अपने बक्सों को ले जाए। ये भी कोशिश करें कि उनके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास में कोई बहुत बड़ा मौन वंश लगाने वाला कोई दूसरा मधुमक्खी पालक आकर नहीं बैठ जाए। तो इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी बात है कि वो ये देखे कि जहाँ भी अपने बक्सों का वो
स्थापन करेंगे जहां वो अपने बक्से रखेंगे वहां स्वच्छ जल का स्रोत है या नहीं, वहां अगल बगल कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, खास करके ऐसा फसल जहां पर कि तार है या कुछ है तो ऐसे, या जहां पर रेडियो टेलीविजन का या मोबाइल का टावर है, ऐसे जगहों पर मधुमक्खी बक्सों को उन टावरों से बहुत दूर रखना चाहिए। ऐसे जगह का ही चयन करें जो थोड़ी ऊंचाई पर हो, वहां साफ करके वैसे जगहों में आप अपने वंश का स्थापन करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला भोजपुर से अखिलेश कुमार जी, आप अरंडी की फसल में सेमी लूपर इल्ली की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो अखिलेश जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक अरंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों की बात है, इसमें सेमी लूपर का बहुत ही भारी प्रकोप होता है और सेमी लूपर का प्रकोप होने के बाद पूरा का पूरा जो खेत है बिल्कुल कंकाल की तरह दिखाई देता है। सारी पत्तियां वो जो है रातों रात खत्म कर देने वाला कीट है। इससे बचने के लिए हमें जैसे ही इसका कीट दिखाई दे या पत्तियों पे कटा हुआ भाग दिखाई दे, तुरंत प्रभाव से क्यूनॉल फॉस की 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके हमें छिड़काव करना चाहिए और 7 दिन बाद में उसे पुनः दोहराना चाहिए। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, खेत में जगह जगह आप लकड़ी की डंडियां खड़ी करके 1 बीघा जमीन के लिए 2 किलोग्राम बाजरा, जिसकी थोड़ी सिकाई करके आप अपने अरंडी के खेत में बिखेर देंगे तो उससे चिड़ियाँ और पक्षी आके बैठेंगे और वो पक्षी उन लटों को देखेंगे तो वो उनको खाएंगे। इसलिए ये अपने आप में एक प्राकृतिक संतुलन है। आप बाजरा जो बिखेरें वो सिका हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप बाजरा जो बिखेरेंगे वो जर्मिनेट होकर के एक वीड के रूप में आपकी फसल में खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेमी लूपर का नियंत्रण कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के नए फल बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्य, सरसों की बढ़वार को प्रभावित करने वाले रोगों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।